हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी सॉल्यूशन पर। मैं हूं मंजीत सिंह, आपका साइकोलॉजिकल ट्यूटर। तो कल वाली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 जो वीडियो है, हम एनसीईआरटी का 12th क्लास के एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने पार्ट 1 वीडियो में जो है व्हाट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज हम पार्ट 2 में जो हमारे व्यूज हैं एबनॉर्मलिटी को लेकर, कि एबनॉर्मलिटी जो कंसेप्ट है जो आपकी बुक के अंदर, तो उस एबनॉर्मलिटी कंसेप्ट को लेकर जो व्यूज हैं तो उनके ऊपर हम बात करेंगे कि एबनॉर्मलिटी क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो उसको लेकर हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे, देखो दीज आर टू कन्फ्लिक्टिंग व्यू। तो हमारे पास दो तरह के कन्फ्लिक्टिंग व्यू है ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर एबनॉर्मल कैसे होगा और नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा व्यू है वो है डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। तो डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स का मीनिंग क्या है कि जो सोशल नॉर्म्स है हमारे, जो हमारे समाज के लॉ होते हैं, यानी कि जो सोशल लॉ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, अगर हम उनसे दूर हो जाएं, यानी कि हम उनसे हटकर बिहेवियर करें, अगर हम उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर रहेगा। पहला जो व्यू है यही डिस्कस करेंगे हम इसमें, कि अगर हम समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, अगर हम सोशल के अकॉर्डिंग या सोशल के नॉर्म्स जो हैं अगर उनको ब्रेक करते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो सोशल के अकॉर्डिंग हम एक एबनॉर्मल पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर इज सीन एज डेविएशन फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अगर हम सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, अगर हम उनको पूरा नहीं करते, अगर हम उनके ऊपर नहीं चलते, उनके रूल्स के ऊपर, उनके नॉर्म्स के ऊपर हम नहीं चलते, तो वो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। बिहेवियर सिग्निफिकेंटली डिफरिंग फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म आर कॉल्ड एबनॉर्मल। अगर हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंटली डिफरिंग फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म, अगर वो हमारा सोसाइटल नॉर्म से बिहेवियर बिल्कुल डिफर है, अगर हम बिल्कुल उससे हटकर बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, एबनॉर्मलिटी रहेगी, उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। Each society has norm that reflect its culture including history, value, habit, skill, technology and arts। अब कोई भी सोसाइटी की अगर हम बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो उन सभी सोसाइटीज के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। तो किस नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, और उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो कहां से होते हैं, इट्स कल्चर इंक्लूडिंग हिस्ट्री। तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति किस तरह की है, हिस्ट्री किस तरह की है, वैल्यूज उनकी क्या है, हैबिट्स उनकी क्या है, स्किल क्या है उस सोसाइटी के पास, टेक्नोलॉजी किस तरह की है उस सोसाइटी के पास, एंड आर्ट्स। तो यानी कि जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स में हमारी हिस्ट्री दिखती है, हमारी हैबिट्स दिखती हैं, हमारे स्किल्स दिखते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी आर्ट्स दिखती है। For example, a culture valuing competition may accept aggressive behavior while one emphasizes cooperation may it's unacceptable। अगर हम किसी ऐसी सोसाइटी की बात करें जो, यानी कि उस कल्चर की बात करें या सोसाइटी की बात करें जो कंपटीशन को वैल्यू देता है, जो हमारी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उसको अगर वैल्यू देता है, तो उसके अंदर जो भी जितने भी पीपल उस कल्चर से बिलोंग करते होंगे, तो उनका जो बिहेवियर है वो अग्रेसिव दिखेगा, यानी कि वो अग्रेसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे कंपटीशंस होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसके अंदर हमारा आक्रामक जो व्यवहार दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह जो भी कल्चर कंपटीशन को वैल्यू करेगा, तो वो हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। व्हाइल वन एम्फेसाइज कोऑपरेशन में इट अनएक्सेप्टेबल। अगर हम कंपैरिजन अदर सोसाइटी की बात करें, जो सोसाइटी या जो कल्चर कोऑपरेशन के ऊपर, यानी कि कोऑपरेट करता है, कोऑपरेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है, तो
तो वो इसको अनएक्सेप्टेबल करेंगे, यानी कि वो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे हमारे कंपटीशन को या हमारे अग्रेसिव बिहेवियर को। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है बच्चों कि जो हमारा डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स है, अब हमारे अंदर ये जो व्यूज है ये मानते हैं कि हमारे अंदर एबनॉर्मलिटी कब आएगी, यानी कि अब हम एबनॉर्मल बिहेवियर या हमारा एबनॉर्मलिटी किसको मानेंगे, तो एबनॉर्मलिटी उसको माना जाएगा जब हम हमारे जो सोशल के नॉर्म्स हैं, जो उसके रूल हैं, अगर उनको हम ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारा नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो कि कोई सोसाइटी लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करती, तो अगर उस सोसाइटी के जो बच्चे हैं अगर वो लव मैरिज करवा लेते हैं तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके एक्सेप्टेशन जो होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो सोसाइटी हमें क्या बताएगी, एबनॉर्मल बताएगी। तो ये हमारा जो व्यू है, जो फर्स्ट व्यू है, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म। क्लियर है बात। तो अगली जो हम व्यूज की बात करेंगे, अगला जो व्यू है हमारा वो है मेल एडेप्टिव बिहेवियर। बिहेवियर का मीनिंग क्या है, देखो उस तरह का बिहेवियर करना जो बिल्कुल भी एडेप्टिव नहीं है। तो एडेप्टिव बिहेवियर की हमने बात कर ली है। तो एबनॉर्मल बिहेवियर इज व्यू एज मेल एडेप्टिव एंड डिटरमाइंड बाय इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप वेलबींग। तो एबनॉर्मल बिहेवियर को हम मेल एडेप्टिव बिहेवियर के तौर पे कब देखेंगे, जब उसका इंपैक्ट जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप वेलबींग, यानी कि हमारी जो वेलबींग है, कोई भी किसी भी समाज की जो वेलबींग है या हमारे किसी पर्सनल वेलबींग की अगर हम बात करें, जब उसके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर के व्यू से देखेंगे या उसको मेल एडेप्टिव व्यू को हम समझेंगे। तो वेलबींग encompass growth, fulfillment and actualization of potential as described in Maslow hierarchy of needs। तो जिस तरह हमने 11th में एक कंसेप्ट डिस्कस किया था मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, तो किस तरह से उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति जो है अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करता है, उसके बाद वो अपनी जो बिलोंगिंग्स नीड्स को पूरा करता है, फिर वो अपना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ जाता है। तो वो हायरार्की ऑफ नीड्स को हम फुलफिल करते हैं। तो हमारी जो वेलबींग है वो किसको एनकम्प्रेस करती है, हमारी ग्रोथ को, यानी कि हमारी जो वेलबींग क्या है वो हमारी ग्रोथ है, वो हमारी फुलफिलमेंट है। यानी कि जब हम अपने आप में ग्रोथ करेंगे और हम अपने आप की फुलफिलमेंट करेंगे, यानी कि जो हमारी डिजायर है, विशेज है, उनको पूरी करेंगे एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, और जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, जहां तक हमारे पहुंचने की पोटेंशियलिटी है वहां पहुंचेंगे एज डिस्क्राइब इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारी मैस्लो ने अपने हायरार्की ऑफ नीड्स में बताया है, तो वो हमारी क्या है, वेलबींग है। आगे कंफर्मिटी कैन बी कंसीडर एबनॉर्मल, इट इंटरफेयर विद ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। तो अगर हम एबनॉर्मलिटी को कंफर्मेट करेंगे, यानी कि कैसे कंसीडर करेंगे एबनॉर्मल को, जब हमारी पर्सनल ग्रोथ में या हमारी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है, जो हमारी बहुत अच्छे लेवल की फंक्शनिंग है, या हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह से इंटरफेरेंस होती है, अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस होती है, हम किसी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं या हमारी ग्रोथ के अंदर रुकावट पैदा होती है, जो हमारी ऑप्टिमल फंक्शनिंग चल रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है, तो वहां से हमारा मेल एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेल एडेप्टिव बिहेवियर दूसरा व्यू है जिससे हम एबनॉर्मलिटी को समझ सकते हैं। तो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर जो फर्स्ट व्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने समझा, और जो दूसरा व्यू था हमारा वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने समझा। तो अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लो कोई बच्चा है, वो क्लास में, अब उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट वो बच्चा क्लास में बड़ा शांत बैठा रहता है, वो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपने टीचर से नहीं पूछता। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वो अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ के अंदर, पर्सनल ग्रोथ के अंदर, या हम उसके ऑप्टिमल फंक्शनिंग के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रही है, इंटरफेरेंस आ रही है। अगर वो अपने जो जितनी भी उसकी क्वेश्चंस हैं, वो अगर डाउट्स हैं, जो अगर वो टीचर से क्लियर करेगा तभी वो अपना ग्रोथ कर पाएगा, तभी उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होगा, तभी वो अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ा पाएगा। अगर वो शांत रहेगा क्लास में, अपने तरफ से कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है टीचर से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन जरूर है उसके मन में बट वो अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, तो ये कहीं ना कहीं मेल एडेप्टिव बिहेवियर का हमें व्यू दिखता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एबनॉर्मलिटी को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर की बात करें या हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, कई बार उसको सोसाइटी में जो कुछ लोग हैं कुछ अपने व्यू से लेके चलते हैं, उसको मेंटल इलनेस मान लेते हैं, और मेंटल इलनेस के कारण जो लोग कई उनको स्टिग्मा मानते हैं, यानी कि जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं कई लोग उनको एक समाज के ऊपर धब्बा मानते हैं। यानी कि कोई अगर किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है किसी वजह के कारण, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, या किसी भी तरह का जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो जाता है, तो हमारी सोसाइटी जो है या कुछ सोसाइटी के लोग उनको क्या मान लेते हैं, स्टिग्मा मान लेते हैं। और स्टिग्मा मानने के कारण जो जिस पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, तो वो अपने जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो किसी से उसको शेयर नहीं करना चाहता, और वो ना ही अपने जो साइकेट्रिस्ट या अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहता है, और इसकी वजह से वो अपने आप में ही और ज्यादा जो है प्रॉब्लम में फंसता जाता है, यानी कि और ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती रहती है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी वजह से उसका जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है या हम बात करें उसका जो डेली लाइफ का जो रूटीन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनको एक स्टिग्मा का नाम दिया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो, मेंटल इलनेस है या किसी भी तरह की जो अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको शेयर नहीं करेंगे तो उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो जैसे सिगमंड फ्राइड जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो एक फिजिशियन थे, तो वो उनका मानना था कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं, और ज्यादातर लोग इसीलिए बीमार हैं, और वो ज्यादातर मेंटली प्रॉब्लम में है, ना कि फिजिकल तौर पे बीमार है। ठीक है, तो जब तक हम अपने आप को शेयर नहीं करेंगे, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्ट में आकर वो हमारे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नॉट अ स्टिग्मा। तो अगर हम इनको क्योर करना चाहते हैं तो हमें अपने साइकोलॉजिस्ट से या हमारा जो कंसल्टेंट है, यानी कि जो हमारा साइकेट्रिस्ट है या डॉक्टर है, फैमिली का कोई पर्सन है, तो उसको अगर हम शेयर करेंगे तो इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम जो है क्योर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इनकी कुछ मॉडल है, इनके कुछ अप्रोचेस हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इनको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कैसे समझा जाता था। कि जो बहुत एशियन टाइम की अगर हम बात करें, बहुत पहले की अगर हम बात करें, आज तो हम साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और साइकोलॉजी की रिसर्चेज आज भी चल रही हैं। देखो, कोई किसी भी तरह की स्टडी है उनके ऊपर रिसर्चेज चलती रहती हैं, तो कंटिन्यूसली उसके अंदर कुछ ना कुछ नया एडअप होता रहता है। तो अगर हम एशियन टाइम की बात करें, बहुत प्राचीन टाइम की बात करें, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, उसको हम किस व्यू से देखते थे। तो हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद कुछ और मॉडल हैं हमारे, उन मॉडल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर जो डिसऑर्डर है, सॉरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनको किस व्यू से देखा जाता है। तो समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसका। शुरू में एशियन टाइम में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनको कैसे समझा जाता था। द हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि जो हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है, ए वेल रिकरिंग थ्योरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो रिकरिंग जो थ्योरी चल रही है जो साइकोलॉजी को लेकर या एबनॉर्मलिटी को लेकर, वो नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमारी हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मलिटी साइकोलॉजी जो है वो ही डिसाइड करती है। यानी कि हमारी जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री रही है उसी तरह की हमारी जो आगे जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजी को डिसऑर्डर को लेकर या हमारी एबनॉर्मलिटी को लेकर वो रिकरिंग हुई है। वन एशियन थ्योरी one Asian theory attribute normal behavior to supernatural force such as evil spirit, भूत प्रेत और डेविल शैतान। अब अगर हम प्राचीन बहुत एशियन टाइम की बात करें तो उस टाइम पे देखो साइकोलॉजी इतना एडवांस नहीं था और ना ही साइंस इतना एडवांस था। उस टाइम पे क्या था कि अगर किसी भी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, सो दैट एंजाइटी हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है,
तो देखो आपने देखा होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में या सिजोफ्रेनिया या ओसीडी के केसेस में जो पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। वो एक अजीब तरह की हरकतें जो है, अलग तरह का जो बिहेवियर है वो करना शुरू कर देता है। तो एशियन टाइम में जब एबनॉर्मलिटी को समझना था तो एबनॉर्मलिटी बिहेवियर के जो एट्रीब्यूट थे तो उसको किस तौर पे समझा जाता था, तो सुपर नेचुरल फोर्स तो समझा जाता था कि उस व्यक्ति के ऊपर या उस इंडिविजुअल के ऊपर जिसको भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके ऊपर किसी इवल स्पिरिट यानी कि भूत प्रेत या हम डेविल की बात कर सकते हैं, शैतान का क्या है, साया है। यानी कि आज भी आप देखते हैं कि बहुत लोग मेंटली प्रॉब्लम्स के कारण जो है बीमार हो जाते हैं, यानी कि मेंटली प्रॉब्लम होती है, पर जो उनकी फैमिलीज हैं या सोसाइटी ये मानती है कि उनके ऊपर किसी सुपर नेचुरल फोर्स उनके ऊपर काम कर रही है, उनके ऊपर किसी इवल या स्पिरिट्स का साया है और वही इवल या शैतान जो उससे एब्नॉर्मलिटी करवा रहा है। तो ये आज भी माना जाता है। तो एशियन टाइम में इसी को ही पर्पस, इसका पर्पस देखते हुए, इस तरह का देखते हुए उसको एबनॉर्मल बिहेवियर का नाम दिया गया, एबनॉर्मलिटी को समझा गया। द शैमन और मेडिसिन मैन ओझा। अब यहाँ पे शैमन की हम बात कर लेते हैं। तो शैमन कौन है या मेडिसिन मैन ओझा किसको कहा जाता है? तो ओझा जिसको हम कई सोसाइटी में इनको तांत्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो शैमन जिसको हम एक कह सकते हैं कि पंजाबी में इसको सियाना शब्द जो है यूज करते हैं उसको कहा जाता है। तो शैमन और मेडिसिन ओझा यानी कि तांत्रिक एक ऐसा मीडिएटर था, सीन एज अ मीडिएटर बिटवीन सुपरनेचुरल फोर्स एंड ह्यूमन, यानी कि जो उस सुपर नेचुरल फोर्स से क्या करता था, बात करता था। यानी कि उसको एक मीडिएटर माना जाता था कि वो ही सुपर नेचुरल फोर्स से बात करके उस इंडिविजुअल की, उस ह्यूमन की हेल्प करेगा और आइडेंटिफाई एंड अपीज ट्रबलिंग स्पिरिट, और उसकी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो इविल है या शैतान है वो किस तरह की डिमांड कर रहा है, यानी कि उससे एबनॉर्मलिटी क्यों करवा रहा है। तो वो एक मीडिएटर का काम करता है और वो ही उसके प्रेयर करके या किसी भी तरह का जो तांत्रिक के काम होते हैं तो उसके अपने काम से वो क्या करता है, उस ह्यूमन की क्या करता है, उस इंडिविजुअल की वो हेल्प करता है। तो देखो ये एशियन टाइम की बात है। तो आज हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, जैसे मैंने पहले भी बात कही है। तो आज हम न्यूरो साइंस में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो हमने जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए बहुत सारी रिसर्चेस कर रही हैं और कर रहे हैं, आज भी हो रही हैं रिसर्चेस। तो ये रिसर्चेस बताती हैं, देखो ये बहुत पुरानी बात है, एशियन टाइम की बात है। उस टाइम पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, ठीक है। तो वे नहीं था उनको समझने के लिए, तो उन्होंने यही समझा कि अगर हम कहते हैं कि कोई पर्सन एब्नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का या भूत प्रेत का साया है, इसी वजह से वो अपना एब्नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो ये एशियन टाइम की बात है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को किस पर्पस से हम समझते थे, कैसे हम उसको समझते थे। अब हम कुछ अप्रोचेस की बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेकर हमारी कुछ अप्रोचेस हैं, यानी कि वो अप्रोचेस हमारी जैसे हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल अप्रोच की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो बायोलॉजिकल अप्रोच में क्या होगा कि बायोलॉजिकल अप्रोच ये मानती है कि अगर हमारे जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। तो पार्ट 2 में हमने बात की है मैलएडेप्टिव बिहेवियर की और हमारे डेविएशन फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म की हमने बात की है, और हमने बात कर ली है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। कल हम इससे रिलेटेड जो भी हमारी जो अप्रोचेस हैं, जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड अप्रोचेस हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो का जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर हम इसको जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो उसी तरह हम कल भी मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो जैसे मैं कहता हूं कि अगर वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि शेयर करने से कोई समर वेकेशन चल रहे हैं किसी और बच्चे का भी इसको बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।